नमस्कार। मैं गोविंद काबरा ज्ञानदी फाउंडेशन सेंटर की ओर से आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा एक स्पेशल प्रयास है, खास तौर से टीचर्स और प्रिंसिपल्स एंड एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए। एक सवाल मन में सभी के आ सकता है कि भाई ये वेबिनार स्पेशली टीचर्स और प्रिंसिपल्स और एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए क्यों रखा गया है। मैं इसके पीछे जो दृढ़ संकल्पना है हमारी, वो मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, जितने भी मोड़ आए हैं, हर मोड़ पर शिक्षकों की एक अहम भूमिका रही है और इसीलिए आज का ये वेबिनार खास तौर से टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए है। मैं अपनी थोड़ी सी लाइव स्टोरी आप सभी के साथ में शेयर करूंगा 5 मिनट में, मुख्य विषय पे आने से पहले, क्योंकि वो लाइव स्टोरी जब तक मैं शेयर नहीं करूंगा आपसे, मेरे जीवन में शिक्षक की जो एक अहम भूमिका हुई है वो मैं बता नहीं पाऊंगा। मेरा जो शिक्षण का आरंभ हुआ है टेंबूरनी जाफराबाद, जालना जिला में एक गांव है, वहां पर मैंने मेरा प्री स्कूल पढ़ा। फर्स्ट से लेके थर्ड तक देवलगांव राजा, टेंबूरनी से देवलगांव राजा 15 किलोमीटर में अप डाउन करता था। फोर्थ में मैं औरंगाबाद आया पढ़ने के लिए। फिर फिफ्थ से राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय में मैंने मेरे पढ़ाई को आगे बढ़ाया। 9th स्टैंडर्ड तक मुझे कभी भी 55% के ऊपर मार्क्स नहीं मिले। 9th स्टैंडर्ड के सेकंड हाफ में मेरे कुछ टीचर्स, उसमें रामदेव अग्रवाल सर, परिहार सर और भगवती सारडा मैडम, जो अभी जाजू मैडम है, इन्होंने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इन्होंने एक बार मुझे लेकर बैठे और मुझे बताया कि गोविंद काबरा, तेरे में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन तू रोज सुबह 10 घंटे 2 घंटे बस से आता है, शाम में 2 घंटे बस से वापस जाता है, तो हम जानते हैं कि तू सेल्फ स्टडी करता ही नहीं होगा करके। तो हमारी ऐसी इच्छा है कि आप स्कूल में ही रहो, और मुझे स्कूल में रखने के लिए राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय, इस शिक्षण संस्था ने बहुत बड़ा सहकार्य किया और मैं वहां से आगे स्कूल में रहा करीबन 1 से सवा साल। जब मैं स्कूल में था तो मेरे टीचर्स लोगों ने मेरे से एक बहुत अच्छा काम करवाया। मेरे ही क्लास के कुछ मित्रों को मुझे पढ़ाने लगाया और मैंने महसूस किया कि जब मैं मेरे दोस्तों को पढ़ा रहा था तो मेरे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो रहे थे। शायद मेरे टीचर लोगों का ये छुपा एजेंडा था कि उन्होंने मुझे ये सिखाना था कि द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। जब हम किसी को कोई चीज पढ़ाने जाते हैं तो हमारी कम से कम बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। लाइफ में मेरे टीचर्स का ये रोल मैं कभी भी नहीं भूल सकता। परिणाम स्वरूप टीचर लोगों से मिला हुआ मोटिवेशन और काम करने की पद्धति जो उन्होंने मुझे बताई, उसके चलते 10th में मुझे 84% मार्क्स मिले। लाइफ में का ये सबसे पहला बहुत बड़ा टर्न, जिस गोविंद काबरा को 9 तक कभी भी 55% के ऊपर मार्क्स नहीं मिले, टीचर लोगों ने जो अहम भूमिका निभाई, उसके बाद 10th में 84% मार्क्स आए। वहीं के टीचर्स ने जेईएस कॉलेज के लेक्चरर्स को सजेस्ट किया कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छा कर सकता है। उनके मार्गदर्शन में मुझे 12th में पीसीएम ग्रुप में 98% मार्क्स मिले और मेरा विजेटीआई बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया इंजीनियरिंग करने के लिए। टीचर लोगों ने मेरे जिंदगी में जो अहम भूमिका निभाई वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। मीनवाइल जब मैं 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम मेरी खत्म हो गई, 17 मार्च 89 को मेरी एग्जाम खत्म हुई, मेरे मित्र जितेंद्र मंत्री और बाकी मेरे गाइड करने वाले सभी टीचर्स ने बताया, मैंने कहा कि यार मेरी इच्छा है कि मैंने अपनी पढ़ाई अपने पैरों पे खड़े रहकर करना चाहिए। आई वॉन्ट टू अर्न एंड लर्न साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं था कि मेरे पापा, मेरे रिश्तेदार मेरी पढ़ाई नहीं करा सकते थे, करा सकते थे मेरी पढ़ाई, लेकिन मेरी एक प्रबल इच्छा थी
कि मैंने खुद की पढ़ाई खुद के पैसों से करनी है। तो मुझे ये गाइडेंस दिया गया मेरे दोस्तों द्वारा, उन्होंने एक टीचर की भूमिका निभाई कि जितनी पढ़ाई अपने 12th में की है उस पढ़ाई के बेसिस पे आप 11th-12th के क्लासेस ले सकते हैं। गोविंद ट्राई करो। मैंने कहा मैं 12वीं पास नहीं हुआ और 12वीं के बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। तो मेरे दोस्त ने कहा, टीचर्स लोगों ने कहा आप ट्राई तो करो, क्या फर्क पड़ता है। 7 बच्चों के साथ मैंने फिजिक्स का क्लास शुरू किया 12th का। एक हफ्ते भर में वो 27 बच्चे हो गए और मेरे टीचर्स लोगों ने फीडबैक लेकर मुझे सजेस्ट किया आप फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री 1 का क्लास शुरू करो। अगले 7 दिन में केमिस्ट्री 1 के लिए 72 स्टूडेंट्स आ गए और मैं 12th पास होने के पहले 100 बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने पढ़ा दिया। ये मेरे टीचर्स का मार्गदर्शन का नतीजा था। फिर अगले 4 साल में बॉम्बे में जब इंजीनियरिंग किया तो वहां पर भी मैं ट्यूशंस लेता रहा, उससे मेरी ऊर्जा बनी रही। और 1993 में बी करने के बाद औरंगाबाद के बजाज ऑटो में मुझे बहुत अच्छे सैलरी का जॉब मिला। लेकिन जॉब करते समय 9th स्टैंडर्ड में सिविक्स पढ़ाते समय परिहार सर का एक स्टेटमेंट था मेरे लिए, काबरा तू कभी जॉब मत करना, इस देश को जॉब देने वालों की बहुत सख्त आवश्यकता है। वो सेंटेंस मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा था जब मैं बजाज ऑटो में 4 साल का मेरा बॉन्ड था। तो 1-2 साल वहां अच्छी तरह से नौकरी करने के बाद मेरा मन बेचैन था कि परिहार सर ने ये बोला है कि काबरा तू कभी जॉब मत करना, तो मैं क्या करूं जिससे मेरा काम हो जाएगा। 1995 में शादी हुई, मिसेस की भी इच्छा जॉब करने की थी, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि देखो मेरे सर ने ये कहा है तो एटलीस्ट आप बिजनेस शुरू करो। और मैं 1-2 साल, मेरा 4 साल का बॉन्ड खत्म होने के बाद आई विल ज्वाइन विथ यू फॉर द बिजनेस। तो टीचर की बोली हुई बात कितना असर करती है ये आप इस एग्जाम्पल से दे सकते हैं। मुझे मेरी लाइफ स्टोरी शेयर करने में इंटरेस्ट नहीं था, बट समय समय पर जो टीचर लोगों ने काम किया है उसका इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 97 में मैंने रिजाइन किया और मिसेस ने शुरू किए वाले प्रिंटिंग पैकेजिंग के बिजनेस को उन्होंने बहुत बड़ा कर लिया था मैं रिजाइन करने के पहले ही, और वो बिजनेस हमने ज्वाइन कर लिया। लेकिन पार्ट टाइम टीचिंग का काम मैं कर ही रहा था। तो और वहां पर 30 लोग 3 शिफ्ट में काम कर रहे थे प्रिंटिंग पैकेजिंग के बिजनेस में। समहाउ बिजनेस में अकाउंटिंग का नॉलेज उतना नहीं था, भले ही मैं जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं एक कम्युनिटी बिजनेस के लिए नोन है, लेकिन समहाउ मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। मिसेस ने मेहनत बहुत की, लेकिन हम कुछ एक्सीडेंट्स और कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फिर एक बार 2003 तक 54 लाख का लॉस हो गया बिजनेस के अंदर। मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, इसमें का हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो स्थिति आ गई हमको बिजनेस क्लोज करना पड़ा। प्रोफेसर सुरेश लावटी सर, जिन्होंने 11th-12th में जेईएस के सभी टीचर्स के साथ एक अहम भूमिका निभाई थी मुझे सक्सेसफुल होने में, उनका मुझे और मार्गदर्शन मिला कि गोविंद तूने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मेहनत किया है, तेरे वाइफ ने भी बहुत मेहनत किया, शीतल ने, तुम्हारी ऑनेस्टी है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, तुमने कोई जुआ नहीं खेला, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। और मिसेस भी हमारे शादी के पहले से अकाउंट्स के क्लासेस, कुकिंग के क्लासेस, अलग अलग टीचिंग फील्ड में उन्होंने काम किया था। सर ने हमको दोनों को बैठ के समझाया कि तुम एक बार पूरी तरह से 100% टीचिंग फील्ड में आ सकते हो, क्योंकि स्किल तुम्हारी वेस्ट नहीं होती, नॉलेज तुम्हारा वेस्ट नहीं होता है, जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और वो लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। फिर भी मैं 2003 में उतना कन्विंस नहीं था। 2003 में मिसेस ने इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस शुरू किए और 2004 में मुझे बिना पूछे केमिस्ट्री क्लासेस की ऐड दी गई और वहां से ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर का हमारा करियर शुरू हो गया। तो आप ध्यान से एक बार मैं बताता हूं, मेरे मन में सपनों को जागरूक किया मेरे टीचर्स लोगों ने। 55% वाला काबरा
उन्होंने कभी ये नहीं बोला, 55% थे तभी उन्होंने यही बोला है कि आप अच्छे हो और अच्छा काम कर सकते हो, और आप उन्होंने मोटिवेट किया, सही रास्ता बताया और 84 और 98% पे लेके आए। मतलब उन्होंने ये प्रूव किया कि भले ही 9 तक 55% थे, इसका मतलब स्टूडेंट को स्कूल लाइफ में मार्क्स कम या ज्यादा मिलने से स्टूडेंट का इवैल्यूएशन हो नहीं सकता कि वो बहुत अच्छा है या खराब है या एवरेज है। मैं तो हमेशा अभी मेरे सभी पेरेंट्स को एक ही बोलता हूं, एक ही टेस्ट है, मेरा है ना तो अच्छा है, एक ही कैलकुलेशन है। दुनिया में ऐसा कोई निकष नहीं है जो बच्चों का इवैल्यूएशन कर सके कि बच्चा एवरेज है, खराब है, बहुत अच्छा है। तो ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कभी भी जीवन में कोई भी टर्निंग पॉइंट आ सकता। तो 98 पे लेके आया उन्होंने, फिर मुझे सपोर्ट किया, इंजीनियरिंग में भेजा, फिर लाइफ में जब प्रॉब्लम आया तो फिर एक बार उन्होंने मुझे मार्ग बताया, और ये फाउंडेशन का मार्ग उन्होंने और प्रोफेसर डॉक्टर आरसी जोशी सर ने निभाया। मतलब डीएफसी के स्टार्ट तक मेरे लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, हर जगह टीचर्स की एक अहम भूमिका रही है। और इसीलिए आज का ये स्पेशल वेबिनार हमने आयोजन किया है स्कूल प्रिंसिपल टीचर्स और एजुकेशन सेक्टर के ऑफिसर्स के लिए। अब ये वेबिनार की तरफ हम जो एकेडमिक सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, अभी एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर आते समय आज की जो परिस्थिति है, मैं कोविड-19 की बात नहीं कर रहा हूं, कोविड-19 पे भी आऊंगा मैं। आज की जो हमारी शिक्षण व्यवस्था की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम सब लोग इस बात को मान्य करेंगे कि आज हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो भाई बहन टीचर्स हैं, आज उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अपने खुद के बच्चों का करियर अच्छा बना। आज जो डीएफसी की जो पोजीशन है, आज ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर जो औरंगाबाद और जालना में 8 डिस्ट्रिक्ट में 8 ब्रांचेस में जो बना हुआ ये हमारा जो सेक्टर है, सेटअप है, इसमें करीबन 3000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर तक हर साल 3000 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और 3000 स्टूडेंट्स में 1500 के लगभग स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स है वो टीचर्स है। मतलब इवन यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आज संचालिका शीतल काबरा मैम के लीडरशिप में जो 88 लोगों की टीम काम कर रही है, इस संस्था को ये जो भव्य रूप प्राप्त हुआ वो अगेन टीचर्स पेरेंट्स की वजह से प्राप्त हुआ। तो हमारी नैतिक जवाबदारी है कि समाज में जितने भी टीचर्स हैं उनके बच्चों के करियर अच्छे बनना ही चाहिए, क्योंकि समाज आज इन टीचर्स का जब गौरव करता है, समाज इन टीचर्स को जब रिस्पेक्ट देते हैं, वो रिस्पेक्ट और बढ़ना चाहिए। और वो बढ़ना हम डिमांड नहीं कर सकते हमें रिस्पेक्ट कीजिए, वो हमारे कार्य से बढ़ सकता है। और उसमें सबसे पहला प्रश्न, कोई भी आपकी सलाह लेने जब आएगा ना तो वो पूछेगा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये बदले हुए परिस्थिति के अंदर, जहां स्पर्धा परीक्षा ने जगह ले ली प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशंस मिलाने के लिए, उस परिस्थिति में कुछ बदलाव हमें शिक्षा व्यवस्था में लाना बहुत आवश्यक है। पर्टिकुलरली स्कूल लेवल पर बहुत सारे चेंजेस आ गए, कॉलेज लेवल पर, जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज लेवल पे, लेकिन स्कूल लेवल पर अभी भी बहुत सारे चेंजेस आना बाकी है। तो विद सिंगल मोटो कि सबसे पहले टीचर्स के अपने अच्छे बच्चों का करियर बनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस स्कूल में आप अध्यापन का काम कर रहे हैं, जो आपकी रोजी रोटी है, वो बच्चों का विश्वास, वो माँ बाप का विश्वास, वो सरकार, वो समाज का विश्वास जो आप पर जिम्मेदारी डाली गई है, उसमें भी आप सफल हुए। इस उद्देश्य के साथ ये टीचर लोगों के लिए स्पेशल आज का वेबिनार है। और ये हम कर सकते हैं बदलाव, सिर्फ शिक्षण व्यवस्था में इतनी बड़ी ताकत है कि ये समाज में हम लोग क्रांति लाएंगे। और कितने भी बड़े संकट इस समाज में और देश में आ जाए, सिर्फ शिक्षण व्यवस्था में ये ताकत है कि ये हम क्रांति ला सकते हैं और सारे संकटों का सामना कर सकते हैं। अब मैं आता हूं एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर।
एकेडमिक्स के एंगल से अगर मैं आज सोचूं तो आज 3 फ्रंट पर टीचर्स को लड़ाई लड़ना है। अपने खुद के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, माँ बाप की जो अपेक्षा है आप सभी से, मेरे से, सभी शिक्षक वर्ग से, कि हमारे बच्चों को स्कूल या बोर्ड एग्जाम में सफलता मिलना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से शिक्षण ये है। सही शिक्षा व्यवस्था पे भी हम लोग आएंगे। जो सब्जेक्टिव पैटर्न की एग्जाम स्कूल में ली जाती है, बोर्ड के द्वारा ली जाती है 10वीं 12वीं कक्षा में, उसमें सफलता। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता। और तीसरा, ये काम इतना प्रभावशाली तरीके से होना चाहिए कि लाइफ में भी सफलता मिलना चाहिए। अब ये अपेक्षा सभी समाज की है। दुर्भाग्यवश आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये तीनों फैक्टर्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, स्कूल या बोर्ड की एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और लाइफ, जो सबसे अहम है लाइफ में सक्सेस मिलने के लिए हमको स्टूडेंट्स को तैयार करना है। लेकिन आज पेरेंट्स और बच्चों के सामने स्कूल एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बराबर है। तो आज की जो परिस्थिति है, जो फैक्ट है, जिसको आपको और मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, वो फैक्ट क्या है? 90% से ज्यादा टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स are focused on achieving success in school or board exams, that is subjective examinations. देखिए, मैं माफी चाहता हूं आपसे, बट जो सच्चाई है वो अगर मैं आज आपके सामने नहीं रखूंगा और मैं प्रूफ के साथ रखूंगा, मैं कोई भी बात, कोई स्टंट क्रिएट करने की मेरी कोई मंशा नहीं है अभी यहां पर, सारे प्रूफ के साथ रखूंगा मैं कि आज भी जो माँ बाप के मन में बैठा हुआ है 10वीं की मेरिट लिस्ट या A+ ग्रेड, 95% मार्क्स, 99% मार्क्स, वो इंपैक्ट, वो प्रेशर आता है स्कूल और कोचिंग क्लासेस पर, और वो भी उसी दिशा में बच्चों को तैयार करते हैं और स्टूडेंट्स भी फिर उसी मार्ग से पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आज भी कोई भी रिश्तेदार अपने घर पे आए, अधिकतर लोग बच्चों को क्या पूछते हैं? बेटा तेरा स्कूल में रैंक कौन सा आया, बेटा तू 10th में है, तेरा टारगेट क्या है, कितने % मार्क्स का टारगेट है। टीचर्स भी बच्चों को यही पूछते हैं, और जाने अनजाने में बच्चों को भी लगता है कि ये मार्क्स लाना मतलब ही एजुकेशन है और ये मार्क्स लाना यही टारगेट है। उसका इंपैक्ट कहां पर आया? अब देखिए आप, उसका जो इंपैक्ट है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ये आपके सामने मैं कुछ जो फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स रख रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। ये जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने पब्लिश किए वाले फिगर्स है। सीबीएसई अर्थात एनसीईआरटी 10th सीबीएसई 2019-2020 का रिजल्ट आना बाकी है अभी। लास्ट रिजल्ट जो 10वीं बोर्ड का आया, उसमें सीबीएसई ने ये रिजल्ट के स्टैटिस्टिक्स पब्लिश किए 7 मई 2019 को। 7 मई 2019 के देश के सभी प्रमुख अखबारों के वेबसाइट पर ये रिजल्ट झलका, और रिजल्ट ध्यान से देखिए आप, 2.25 लाख स्टूडेंट्स को मोर देन 90% मार्क्स मिले 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। 57,256 बच्चों को मोर देन 95% मार्क्स मिले 10th बोर्ड एग्जाम से। एक बात तो बहुत खुशी की है कि लाखों स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं। बिना मेहनत किए इतने लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। ये सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स है। अगर मैं इसमें हर स्टेट के स्टेट बोर्ड के रिजल्ट जोड़ दूं, आईसीएसई, आईबी और बाकी बोर्ड के रिजल्ट जोड़ दूं, तो 7-8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स है मेरे इस भारत देश में जिनको 10th में 90% के ऊपर मार्क्स मिले। आज भी समाज में स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, सबके तरफ से 90% के ऊपर वालों का सत्कार किया जाता है। गवर्नमेंट ने मेरिट लिस्ट बंद कर दी, बट समाज और मीडिया की मेरिट लिस्ट आज भी शुरू है।
1992 वालों के फोटो पेपर में छपते हैं, और सभी माँ बाप और टीचर्स और स्कूल बहुत खुशी मनाते हैं कि यार अपने बच्चों को, इतने सारे बच्चों को 1995 मिल गए। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा बच्चे मेरिटोरियस नहीं है, बच्चे तो सारे अच्छे ही है, टैलेंटेड ही है, लेकिन ये मार्क्स दिशा भूल करने वाले मार्क्स है। परिस्थिति के हिसाब से, आगे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कैसे आप जिनके बड़े बच्चे आज 12th होकर अगर आगे गए होंगे, और नहीं भी गए होंगे, जो लोग अखबार देखते हैं हर साल, जो न्यूज़ पढ़ते हैं एजुकेशन को लेकर, आप जानते हैं आज लगभग सारे प्रोफेशनल कोर्सेस, चाहे साइंस साइड के हो, कॉमर्स साइड के हो, आर्ट्स साइड के हो, किसी भी फील्ड में आपको जाना हो आगे, चाहे प्रशासकीय नौकरी करना हो या अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना हो, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए बिना अच्छे कॉलेजेस में नौकरी मिलती, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता नहीं, गवर्नमेंट की नौकरी मिलती नहीं। यहां तक कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में अगर आप अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हो तो पेरेंट्स, टीचर्स, वहां पर भी आज एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाती है। और मुझे आपको बताते हुए थोड़ा दुख भी होता है, ये जो लाखों स्टूडेंट्स को जो बोर्ड में 10th और 12th के 90-95% मार्क्स मिलते हैं, उसमें से बड़े मुश्किल से 10% लोग 12वीं के बाद के या ग्रेजुएशन के बाद के स्पर्धा परीक्षा में सक्सेसफुल होते हैं। अब ऐसा क्या है जो 2 साल पहले जो स्टूडेंट को 90-95% मार्क्स मिले, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिला 2 साल बाद में? क्या 2 साल में उसका मेरिट खत्म हो गया? नहीं, मेरिट कभी भी खत्म नहीं होता है, बराबर है, मेरिट कभी भी खत्म नहीं होता है, टैलेंट कभी भी खत्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। अब ये गड़बड़ क्या है? हमारी जो डीएफसी की 88 लोगों की टीम, संचालिका शीतल काबरा मैम की लीडरशिप में जो काम कर रही है, उसके 2 प्रमुख रीजंस जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता, कोई भी टीचर, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी एजुकेशन ऑफिसर, सभी को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो 2 प्रमुख कारण हमने आपके सामने अभी यहां पर स्क्रीन पर रखे। नंबर 1, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन द सिलेबस एट स्कूल लेवल एंड कॉलेज लेवल। वो डिफरेंस कितना है मैं आगे के स्लाइड में बात करूंगा, अभी यहां पर बात नहीं करूंगा। और दूसरा, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन एग्जाम पैटर्न। हम लोग जो बच्चों की मोल्डेबल एज है, मोल्डेबल एज ये स्कूल लेवल की एज, हम लोग चलो तीसरी तक छोड़ दीजिए आप, हम लोगों ने वहां तीसरी तक संस्कारों की बात करना चाहिए, अच्छे हैबिट्स की बात करना चाहिए, बराबर है। चौथी से लेके एकेडमिक एंगल से अच्छे हैबिट्स और संस्कारों की बात करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का फेज है ये 4th से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, क्योंकि जितनी भी अच्छी आदतें हैं वो इस एज में लगाना आसान है, बच्चे मोल्डेबल है, बराबर है। इस मोल्डेबल एज में आज उनको जो आदत लग रही है एग्जाम में मार्क्स मिलाने की, वो सारी एग्जाम सब्जेक्टिव पैटर्न की है, बराबर है। जबकि करियर में सक्सेसफुल होने के लिए जितनी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो मेजर पोर्शन उसका ऑब्जेक्टिव है। ऐसे मेजर पोर्शन, क्योंकि कुछ जगह पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कुछ सब्जेक्टिव पार्ट आता है, यूपीएससी एमपीएससी के कुछ सेक्शंस के अंदर ये पार्ट आता है, सब्जेक्टिव वाला पार्ट, और भी कुछ अन्य कुछ एग्जाम्स है। बट मेजर अगर हम बात करें तो मेजर सब्जेक्टिव के बजाय ऑब्जेक्टिव स्किल्स पर जोर दिया है। आप सोचिए बच्चों के मोल्डेबल एज में उनकी डेवलपमेंट हम कैसी कर रहे हैं? सब्जेक्टिव स्किल्स के लिए कर रहे हैं। सब्जेक्टिव स्किल्स इंपॉर्टेंट है, उनको डेवलप करना ही चाहिए, बराबर है। उनको डेवलप करने के लिए भाषा विषयों का अच्छे से उपयोग होना चाहिए, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, हिंदी, अरबिक, उर्दू, बराबर है, और भी जो भाषा विषय है
भाषा विषय बच्चों का विचार शैली डेवलप करने में बहुत काम आता है, इमेजिनेशन पावर डेवलप करने के लिए काम आता है, सब्जेक्टिव स्किल्स डिस्क्रिप्टिव स्किल्स के लिए काम आता है, बराबर है। और वो सारी स्किल्स इवन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी काम आते हैं। तो यहाँ जितने भी पेरेंट टीचर बैठे वाले हैं या जो लोग अपने स्कूल में एक अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, तो 4th से लेकर 8th तक के ये सब लैंग्वेजेस का विकास अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। और जहां तक मैथमेटिक्स, साइंस और काफी हद तक सोशल स्टडीज का सवाल आता है, वहां पर राइट फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों का पढ़ाई में का इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। और अगर वहां पर ही आदत लग जाए उनको, वहां पर ही आदत अगर उनको लग जाए, तो डेफिनेटली उनको करियर में ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा कि 10th में 95 99 है, वो आएंगे 95 भी आएंगे, 98 में आएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मार्क्स आना खराब है या मार्क्स आए तो आगे सक्सेस नहीं मिलता, लेकिन आगे के सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप हो जाता है। अब ये ऑब्जेक्टिव स्किल्स को प्रमोट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का 5th और 8th के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एनटीएससी की राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा है। ये गवर्नमेंट की एग्जाम्स है, नवोदय की एग्जाम देते हैं बच्चे 5th के अंदर जाने के लिए वहां पर, बराबर है। तो उसके अलावा कुछ अच्छे प्राइवेट एग्जाम्स है, एमटीएससी महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, वाडिया कॉलेज के ट्रस्ट का सेंटर फॉर एक्सलेंस जो उनका यूनिट है उसके तरफ से 8, 9, 10 के लिए, डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन यंग साइंटिस्ट अवार्ड एग्जाम 6th और 9th के लिए मुंबई साइंस टीचर एसोसिएशन द्वारा लिए जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कल्पना के साथ बहुत अच्छे एग्जाम का विकास। और इसके अलावा बहुत सारे हजारों प्राइवेट ओलंपियाड्स भी है, बहुत सारे। मैं यहां बैठे हुए सभी शिक्षक, मुख्याध्यापक, एजुकेशन ऑफिसर्स सभी से मैं एक निवेदन करता हूं कि आज भले ही आप ये सारी चीजें नोट नहीं कर पाए, लेकिन अंत में एक अपील करूंगा मैं अपने पूरे महाराष्ट्र के सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, टीचर्स के लिए पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर इनको ये सारी चीजें हम लोग राइटिंग फॉर्म में डेफिनेटली भेजेंगे। मैं अंत में एक हेल्पलाइन नंबर शेयर करूंगा, उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हम पूरा हेल्प करेंगे आपको, राइट। अब ये लेकिन ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच आज पेरेंट्स उसको बर्डन के एंगल से देखते हैं, टेंशन के एंगल से देखते हैं। काही लोक हे बोलते ऑलरेडी मुलांवर एवढं ताण तणाव आहे, त्यांचा जीव घेता का अजून काही करायला सांगायचं? ताण तणावाचे कारण वेगळे आहेत। घोकंपट्टी केलेली गोष्ट माणूस लवकर विसरतो, परत पाठांतर करण्यासाठी परत 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 अभ्यास करावा लागतो, कारण माणूस ते परत परत विसरतो आणि त्याच्यामुळे ताण तणाव अधिक वाढतो। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कॉमन बेस है, राइट, मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वजह से टेंशन क्यों है और वो नहीं रहने के लिए हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस विषय पे मैं आ रहा हूं अभी आपके सामने। शालेय स्पर्धा परीक्षा मतलब स्कूल लेवल पर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके तरफ हमारा देखने का अप्रोच आज चेंज करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। टीचर्स, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जानता हूं आपके पास अब लगभग सभी लोगों के पास ये नॉलेज है या स्पर्धा परीक्षा दिल्या पाहिजे, लेकिन उसको किस दृष्टिकोण से आप देखते हो, जब तक ये हमारा क्लियर नहीं होता है तब तक ये सिर्फ एग्जाम की पढ़ाई करके गोल्ड, सिल्वर मेडल, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप मिला के कोई फायदा नहीं है। मैं चाहूंगा अगले 5 से 7 मिनट आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मेरा जो अगला पॉइंट है कि इसके तरफ देखने का जो हमारा जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, स्पर्धा परीक्षा की पहली ब्यूटी क्या है मालूम है क्या? इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरन्स, बरोबर आहे। संकल्पना स्पष्ट झाल्याशिवाय कुठल्याही विद्यार्थ्याला स्पर्धा परीक्षेत यश मिळू शकत नाही। जेव्हा स्पर्धा परीक्षेची गोष्ट येते, अपना पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमको इसलिए बच्चों को एग्जाम दिलाना है
कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करने की आदत लगना चाहिए। अवार्ड के लिए नहीं, स्कॉलरशिप के लिए नहीं, मेडल के लिए नहीं, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करने की आदत लगाने के लिए चाहिए। नंबर 1, ओके, क्लियर है पार्ट। नंबर 2, वी हैव टू डेवलप कॉम्पिटिटिव अप्रोच, स्पर्धात्मक दृष्टिकोण। उसका मतलब भी बताऊंगा आपको मैं। अब ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच या स्पर्धात्मक दृष्टिकोण मतलब एग्जैक्ट क्या, मैं तो उसको विस्तार से बताऊंगा आपको। ये अप्रोच, ये दृष्टिकोण इसेंशियल है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना पेरेंट्स। देखो, फाउंडेशन जब हम पाया भरनी करते उस वक्त कंस्ट्रक्शन का अप्रोच अलग रहता, और उस फाउंडेशन के ऊपर जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उस वक्त का अप्रोच भी अलग होता है। अभी हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन की, पाया भरणी, पाया एवढा मजबूत करायचा आहे आपल्याला या मुलांचा, आपल्या विद्यार्थ्यांचा, का ती बिल्डिंग तिथं टिकलीच पाहिजे, बरोबर आहे। आणि बिल्डिंग टिकणे म्हणजे आयुष्यात यश मिळवणे, ऐसा कॉम्पिटिटिव अप्रोच जो करियर के अंदर हमको एंट्री लेने में हमको साथ मिलना चाहिए, प्लस करियर के साथ साथ हमको जिंदगी में भी सफल होने के लिए वहां से मदद मिलना चाहिए। वो मदद मिलने के लिए, ये स्पर्धात्मक दृष्टिकोण मिलाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता एक सब्जेक्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल बुद्धिमत्ता चाचनी परीक्षा। अनफॉर्चुनेटली ना तो स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है, ना तो सीबीएसई के सिलेबस में है, ना तो आईसीएसई के सिलेबस में है। बट ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये सभी स्पर्धा परीक्षाओं का एक अविभाज्य अंग है। उसको मैं उस एंगल से भी देखना नहीं चाहता। मैं तो ये चाहूंगा गवर्नमेंट अपने लेवल पर जब चेंजेस लाना है लाएगी, बराबर है। आज हम बोलते हैं भाई स्कॉलरशिप परीक्षा आहे ना सर, तो बट स्कॉलरशिप परीक्षा देणारे किती टक्के विद्यार्थी आहे? कदाचित स्टेट बोर्ड किंवा झेडपी स्कूलच्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूप जास्त असेल, पण आजही समाजातल्या अनेक शिक्षकांचे मुलं मुली सीबीएसई शाळेत जातात, आयसी शाळेत जातात, तिथं किती मोठ्या प्रमाणावरती स्कॉलरशिप परीक्षेला ते लोक बसू देतात विद्यार्थ्यांना, बरोबर है। हर जगह फॉर्चुनेटली औरंगाबाद और जालना में मैं जितने स्कूल्स को जानता हूं, सीबीएसई आईसीएसई, इनका अप्रोच काफी सकारात्मक है, ये लोग करने देते हैं। बट मैं बात कर रहा हूं पूरे महाराष्ट्र की, मैं बात कर रहा हूं इंडिया लेवल की, राइट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट इस सब्जेक्ट को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं आपके साथ। शायद आप में से कई लोगों ने इसके पहले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मेरे वेबिनार्स में ये चीज देखी होगी आपने। कुछ चीजें कॉमन होती है सभी के लिए, क्योंकि शिक्षक भी एक पालक है, इसलिए मैं ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स में हमेशा डिस्कस करते रहता हूं। इस सब्जेक्ट के दो पार्ट में डिवीजन होता है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है ये नॉन वर्बल का है, इसमें कोई वर्ड्स नहीं है, इसमें कोई नंबर्स नहीं है, इसमें सिर्फ डायग्राम आहे, आकृत्या आहेत त्याच्यामध्ये फक्त। आणि प्रश्न कसे असतात, 3 आकृत्या दिलेली आहे, चौथी आकृती कशी येईल ते खाली दिलेल्या 4 पैकी एक निवडा। माझ्या आदरणीय गुरुजनांनो, असे प्रश्न सोडवताना मला माहिती है खूप सोपा प्रश्न है, 4वी 5वीच्या लेवलचा प्रश्न है, बट मुझे उसमें से क्या बोलना है वो समझ के लीजिए आप। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जब बच्चों को सॉल्व करने होते हैं तो सबसे पहले उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बरोबर आहे। त्यांना निरीक्षण करावं लागेल का पहिल्या या 3 आकृत्यांमध्ये काय संबंध आहे, ऑब्जर्वेशन। नंबर 2, उनको सोचना पड़ेगा कि ये संबंध के बेसिस पर चौथा डायग्राम कैसे आ सकता है। नंबर 3, उनको इमेजिन करना पड़ेगा वो कैसे दिखेगा। नंबर 4, नीचे दिए हुए 4 पर्याय में से एक राइट है, 3 रॉन्ग है, तो एक राइट है तो क्यों, 3 रॉन्ग है तो क्यों, उनको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये काम उनको 54 सेकंड्स में करना है या कुछ एग्जाम में 72 सेकंड्स में करना है। मतलब ये सब करने के लिए भी एक टाइम की पाबंदी है, मतलब टाइम को मैनेज करना होगा एंड अल्टीमेटली करेक्ट डिसीजन लेना है कि ये राइट कौन सा है और ये रॉन्ग कौन सा है।
अभी तक मैंने जितनी बातें आपके सामने की, अगर मैं उसको आपको अब जो दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं मैं, स्पर्धात्मक दृष्टिकोण या स्पर्धा परीक्षा के तरफ देखने के दृष्टिकोण की जो हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स, वो ये आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का। जब हम ऐसे क्वेश्चन फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में हर साल 500, 1000, 2000 क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ इस सब्जेक्ट के नहीं, साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी के, थोड़ा सा वर्बल कैटेगरी में आ जाएंगे वो, बराबर है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी, हमारे बच्चों में थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, हमारे बच्चों में इमेजिनेशन पावर डेवलप होगा, हमारे बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, हमारे बच्चों में डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होगा, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप होंगे। ये जितने भी स्किल्स मैंने आपके सामने रखा हूं, कोई मुझे प्रूव कर दे कि ये डेवलप नहीं होती है जब ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो आज से 20 साल पहले भी हमारे में ये स्किल्स डेवलप हुई। क्यों हुई, कैसे हुई? क्योंकि घर में दादा, बड़े काका, छोटे काका ये बच्चों को लेके बैठते थे और पजल्स पूछते थे। मुझे याद है आज भी मेरे टेम्बुर्नी में मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी हमेशा मेरे को बोलते थे, चल आ गोविंद एक क्वेश्चन का आंसर दे 2 मिनट में। एक सुपारी चौगुन दीजो 16 दिन को करार, मतलब एक सुपारी 4 टाइम्स करते जाओ, बोलो 16 दिन में कितनी सुपारी देंगे आप मेरे को, बराबर है? तेरे बहन के शादी में दहेज इतना मांगा है सामने वाले ने, बोलो। तो ऐसे पजल सामने रखते थे। तो ऐसे पजल्स जब बच्चे सॉल्व करते हैं, उसमें उनको इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उनको दिमाग यूज करना है, कुछ पढ़ना नहीं है, कोई रट्टम पट्टी करनी नहीं है, प्युअरली दिमाग यूज करना है। तर ब्रेनला जेव्हा अशा पद्धतीचे प्रश्न सोडवतो तसे वळण लागतात। तर या स्पर्धा आणि हे वळण का आवश्यक है? मुझे आप सोचिए, आप सब बड़े, हाँ, जो पेरेंट्स है, टीचर्स है, आपके रोज के जिंदगी में सारे स्किल्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? आप बिना सोचे कोई काम कर सकते हैं? बिना ध्यान से ऑब्जर्व किए कोई काम करने पे घरवाली की गालियां कम मिलती है अपने को? आपको रोज डिसीजन दिन में कम से कम 5-6 बार लेना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट किए बिना क्या हालत होती है आप सबकी, राइट? थिंकिंग बिना। तो ये सारे थिंकिंग एबिलिटी, ऑब्जर्वेशन स्किल, इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये तो रोज जिंदगी भर लगने वाले हैं ना। आज आप इसी में परेशान है, बेटे को डॉक्टर करूं या इंजीनियर करूं या साइंटिस्ट करूं या सीए बनाऊं। आप वो चीज क्यों सोच रहे हैं? आज स्कूल लेवल पर आप ये सोचे, कल मेरे बच्चे ने किराना शॉप लगाया या जालना में रोलिंग मिल लगाई या और कोई फैक्ट्री लगाई, ऑयल मिल लगाया, पढ़ाई कम रहो ज्यादा रहो, इरिस्पेक्टिव, अगर ये सारी स्किल्स अगर बच्चे के पास है, तो मेरे हिसाब से किसी भी फील्ड में अगर बच्चा गया तो वो सक्सेसफुल होने ही वाला है। आज हम लोगों ने क्या कर दिया, एकदम 6ठी 7वीं से करियर गाइडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं बोलता हूं उसकी आवश्यकता ही नहीं 10वीं तक, क्योंकि 10वीं तक बच्चों के मन में उनके बुद्धि का जो विकास हो रहा है, जो उनका ब्रेन का शार्पनिंग हो रहा है, जो एज के 8, 9, 10 में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनके अपने खुद के विचार तैयार होते हैं, उसमें अधिकतर बातें चेंज होने वाली है ऐसी भी आपने जो सोची हुई है। और फिर हम वहां पर एडामेंट असं का वागतो। मेरे पास 9th और 10th में आधे पेरेंट्स रोते हैं बात करते समय, सर तो असं का वागतो। भाई ये उसके हार्मोनल चेंजेस का इंपैक्ट है। किसी दिन इसी विषय पर भी हम शिक्षक पालकों के लिए एक प्रोग्राम लेंगे, वो बहुत बड़ा विषय, साल भर 1 घंटा का विषय, आज हम उससे बात नहीं करेंगे। तो ये सब करते समय अगर आपको बच्चों को आगे लाना है, तो परीक्षेतच नव्हे तर जीवनात यशस्वी होण्यासाठी शिक्षण घेऊया, हा एक ब्रीद वाक्य आज आपल्या सगळ्या शाळांमध्ये, सगळ्या विद्यार्थी, शिक्षक, पालकांच्या घरात हा एक वाक्य लागला पाहिजे अशी माझी मनाची इच्छा आहे। परीक्षेतच नव्हे तर जीवनात यशस्वी होण्यासाठी शिक्षण घेऊया। लेट्स एजुकेट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ अलोंग विथ एग्जामिनेशन। एग्जाम में तो बच्चे सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये सारे स्किल्स बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइफ के आगे के सक्सेसफुल होने में हेल्प करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ लाइफ में भी सक्सेसफुल होने में काम करेंगे। अब
ये पढ़ाई से जुड़े वाला एक छोटा सा जो पार्ट है और एक वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। अनफॉर्चुनेटली अभी की जो परिस्थिति है, हम जो चाइना को लेकर बहुत सारी न्यूज पेपर में है, राइट, अगर हमको सच में चाइना के साथ स्पर्धा करना है तो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है बताता हूं मैं आपको। आप अपने बच्चों की आज की दिनचर्या देख लीजिए। 90% से ज्यादा बच्चों की दिनचर्या, जितना मेरा नॉलेज है, जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी मालूमात है, वो कुछ ऐसा है। सवेरे 7 या 8 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, करीबन 1:30-2 बजे, कुछ 3, साढ़े 3, 4 बजे बच्चे घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वो हाथ मुंह धो के नाश्ता नहीं करते, हम उनको बोलते जा बेटा ट्यूशन चले जा। वो बच्चा ट्यूशन को जाता है, रोज 3 घंटे बराबर है ट्यूशन होती है। स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, फोकसिंग गेटिंग द मार्क्स। वो बच्चा घर पे 6:30-7 को आता है, फिर 1-1.5-2 घंटा वो होमवर्क करता है, 8:30-9 बज जाते हैं। खाना वाना खा के वो सुबह से लेके शाम तक थका हुआ शरीर, थका हुआ मन, और अपना क्वेश्चन तू सेल्फ स्टडी कराइच नहीं, ठीक है, आधा घंटा टीवी देख ले, आधा घंटा मोबाइल खेल ले और फिर सेल्फ स्टडी कर। ये थके हुए मन में, ये थके हुए शरीर में अच्छे विचार आएंगे क्या? क्रिएटिविटी को जन्म मिलेगा क्या? नहीं। ये बच्चों की हमारी पास जो लाइफ हो गई है वो मशीन लाइफ हो गई है, और ये मशीन लाइफ के वजह से आज क्रिएटिविटी को वाव नहीं मिल रहा है, रिसर्च को वाव नहीं मिल रहा है। और ये बीच में एक 2016 में कुछ फैक्ट्स जो पब्लिश हुए थे, ये गूगल पे से मैंने लिया हूं मैं, कि 2016 में जहां चाइना ने, देखो किसी चीज का अगर रिसर्च हुआ उस पर अगर हमको बिजनेस का दावा करना है तो हम पेटेंट मिलाते हैं। तो पेटेंट फाइल करने के लिए जहां चाइना ने 1.1 मिलियन एप्लीकेशंस आए थे पेटेंट के, वहां इंडिया के 45,000 एप्लीकेशंस आए थे, जो 5% से भी कम है। आज हम बोलते हैं सभी को चाइना की चीजें लो मत, बहुत सस्ती है, बराबर है। तो ये सस्ती चाइना क्यों बना सका, अपन क्यों नहीं बना सके? क्योंकि हमारे पास रिसर्च का अभाव है, रिसर्च की कमी है। आज अगर पूरे देश को और पूरे विश्व को कोई एक सेगमेंट में सबसे ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता है तो नंबर 1 रिसर्च एंड नंबर 2 टीचिंग एंड ट्रेनिंग। आज भी बाय चॉइस टीचिंग प्रोफेशन में आने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। मैं पिछले 2 वर्षों में पूरे मराठवाड़ा विदर्भ में करीबन 1 लाख बच्चों के साथ करियर वाले सेशंस 9-10 की जब मैंने कंडक्ट किया तो ये महसूस किया, जब मैं पूछता था कितने लोगों को टीचर बनना है, 1% भी लोग नहीं मिले मुझे टीचर बनना है। तो सोचो उनके अगले पीढ़ी का भविष्य किसके हाथ में जाएगा? उन्हीं के हाथ में जाएगा जो मजबूरी में टीचिंग प्रोफेशन में आए, कुछ काम नहीं मिल रहा है बोलकर। तो आज ये 2 प्रोफेशन के तरफ देखने का हमारा नजरिया बदलना चाहिए। ये 2 प्रोफेशन में बहुत अच्छा करियर है। आज ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर के अंदर जो 88 लोग काम करते हैं, उनका सैलरी रेंज 50,000 से लेकर 2.5 लाख पर मंथ है, बराबर है। तो टीचिंग प्रोफेशन इज अ नोबल प्रोफेशन। पैसों के एंगल से मैंने इसलिए बोला कि अधिकतर पेरेंट आके चर्चा करते हैं कोणता प्रोफेशन चांगला है बाबा, कशात कमाई चांगली होईल। तो ये तो रिस्पेक्ट वाइज भी और बाकी के एंगल से भी ये प्रोफेशन हमारा बहुत नोबल है। तो अभी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन की चर्चा की। अब मैं अगले 5 मिनट 7 मिनट मैं ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर, जिस संस्था का मैं संचालक हूं, बराबर है, संचालिका शीतल काबरा मैम और हम सब मिलके 88 लोगों का परिवार है, वो संस्था इन सभी रिक्वायरमेंट्स में क्या काम कर रही है मैं आपको बताता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आपके बच्चों को डीएफसी में डाल दें, क्लास लगा ले, डीएफसी की मार्केटिंग करना ये यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, बट आप ऐसे पैटर्न पर अपने बच्चों से पढ़ाई करा के लिए, ये उसके पीछे की भूमिका है। तो ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर ने जो काम किया है वो मैं आपको बताता हूं। 2006 से लेकर 2020 पिछले 14 वर्षों में डीएफसी का करियर फाउंडेशन कोर्स बहुत पॉपुलर हुआ। तभी आज 3,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमने एक तीर में सारे निशान लगाए हैं। हमारे एक कोर्स में बच्चों की स्कूल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है, स्कूल और बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाती है, मतलब उसके लिए लगने वाला नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करता है। प्रैक्टिस बच्चे घर पे करते हैं,
और हमारा शेड्यूल ऐसा है कि बच्चों के पास सफिशिएंट टाइम होता है अच्छे हैबिट्स डेवलप करने के लिए, अच्छे स्किल्स डेवलप करने के लिए, फिजिकल और मेंटल फिटनेस के एक्टिविटीज करने के लिए। क्योंकि ये जो कोर्स है हमारा, हम इस कोर्स में 5वीं से लेकर तो 9वीं तक हम लोग सिर्फ हफ्ते में 6 घंटा पढ़ाते हैं। 3 दिन 2-2 घंटे या 2 दिन 3-3 घंटे। बचे हुए 4 या 5 दिन बच्चे खेलते हैं ग्राउंड पर फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए, बराबर है। बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। आप एक चीज बच्चों को 4 जगह ले जाके पढ़ा दो, उससे बच्चों की डेवलपमेंट नहीं होती है। हमारे पास लास्ट ईयर जनवरी में आदरणीय दिनेश जी घोड़के सर आए थे चीफ गेस्ट बोलकर, और उन्होंने ब्रेन के ऊपर बहुत बड़ी जो स्टडी हुई है पूरे विश्व में, उसके बारे में हमको बताया था। उसमें एक पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया था, अगर हम देखते हैं टीवी या मोबाइल तो हमारा ब्रेन देखने के लिए ज्यादा डेवलप होता है। अगर हम सुनते हैं 1 लेक्चर 2 लेक्चर 5 लेक्चर तो हमारा ब्रेन सुनने के लिए डेवलप होता है। देखना सुनना आवश्यक चीजें हैं, वो करना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी तो डेवलप होना चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए डेवलप होना चाहिए। और आज सेल्फ स्टडी के नाम पे सिर्फ लोग होमवर्क करते हैं, तो सेल्फ स्टडी को टाइम ही कहां है बच्चों के पास। तो हमने हमारा पैटर्न ऐसा डेवलप किया है, हमारे पेरेंट्स को हमने सबसे पहले अपील की है कि हमने बच्चों को सबसे पहले फिजिकल मेंटल फिटनेस एक्टिविटी 1 घंटे की कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे की सेल्फ स्टडी होना चाहिए। और ये करके अगर समय है तो डीएफसी का फाउंडेशन कोर्स करो या और कोई जो आपको करना है वो करो। ये 2 चीजें इररिप्लेसेबल है, राइट। अब इस कोर्स का जो हमने सिलेबस डेवलप किया है, वो सिलेबस हमने क्या किया है, बच्चे चाहे स्टेट बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई में हो, चाहे आईसीएसई में हो, उनके स्कूल का सिलेबस जो कॉमन है पूरा वो हम पढ़ाते ही है। मतलब बच्चों को अलग से स्कूल की ट्यूशन लगती नहीं है। और उसके साथ साथ सभी बोर्ड की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी कर कर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना बियॉन्ड द बुक्स जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमको सक्सेस नहीं मिल सकता है। जब तक हम रेफरेंस बुक पढ़ने की आदत नहीं लगाएंगे बच्चों को तब तक हमको सक्सेस नहीं मिलता है। और उस एंगल से जब तक कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज हम सॉल्व नहीं करेंगे सक्सेस नहीं मिलता है। तो ये हमने हमारा स्पेशली डिजाइन सिलेबस है। अगर आपको लगा तो आप वो कॉपी हमसे मांग सकते हैं। मैं आखिरी में हमारा हेल्पलाइन नंबर आपसे शेयर करूंगा। तो ये हेल्पलाइन नंबर जो मैं आपसे शेयर करूंगा, आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है कि हमने स्कूल प्रिंसिपल टीचर्स के लिए एक अलग सी हेल्पलाइन डेवलप कर ली है हमने आज। अभी तक हमारा हेल्पलाइन नंबर कॉमन था, अभी तक हमारा हेल्पलाइन नंबर सभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए कॉमन है। आज भी जो ऑनलाइन के माध्यम से जो लास्ट महीने में हमारे कुछ बैचेस शुरू हुई है, कुछ ये हफ्ते में शुरू हुई है, कुछ अगले हफ्ते में शुरू हो रही है, तो इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हमारे पास 2200 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हो गया। आने वाले 8-10 दिन में इवन पुणे, बॉम्बे, नागपुर, नासिक, वहां से जो 100-200 लोग जुड़े हैं उन्हीं के रेफरेंस से करीबन 4000 स्टूडेंट्स डीएफसी को जुड़ जाएंगे। ये जब तक कोरोना वाली स्थिति है तो उसका सामना करने में हमको काम आएगा। तो ये हमने इस पैटर्न पर हमारा सिलेबस बनाया है। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, और मैंने जब शुरू में जो मैंने बताया था कि देयर इज अ बिग गैप इन सिलेबस, ये चीज आपके सामने मैं भी प्रस्तुत कर रहा हूं यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना आप लोग। इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं किसी बोर्ड पे, किसी स्कूल पर, किसी गवर्नमेंट पर, लेकिन आज की जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं आपको। मैं आज आईआईटी, नीट, सीईटी, ऐसे केवीपीवाई, ये जितने भी एग्जाम्स है इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च वाले फील्ड में जाने के लिए, ये सभी एग्जाम्स का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का 11th और 12th का जो सिलेबस है, स्टेट बोर्ड का भी लगभग अभी वही सिलेबस है, कोई मेजर फर्क नहीं है, बराबर है। तो इस सिलेबस का अगर मैं कुछ आपको ब्यौरा दूं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में 34 चैप्टर से 11वीं और 12वीं मिलाकर,
स्टेट बोर्ड में 33, सीबीएसई 34, वही मोर और लेस 33 34 चैप्टर्स है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, 11th और 12th का जो बेस है वो 9th और 10th में आमतौर पे डेवलप होता है। अधिकतर पालकों की जो जागरूकता है वो थोड़ी थोड़ी 9-10 में होती है और 11-12 में बहुत ज्यादा। मैं तो उल्टा कहूंगा, ये जागरूकता का जो परिचय है आप 4th-5th से दीजिए, और उसके लिए आपको बहुत समय देना नहीं है। मैं आखिरी में बताऊंगा, अगर आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ 10 मिनट देते हो, 15 मिनट देते हो हफ्ते में, तो इट इज मोर देन इनफ। चिंता मत कीजिए, आप बच्चों को अच्छी एकेडमिक आदतें भी लगेंगी, अच्छे संस्कार भी लगेंगे, लाइफ में सक्सेसफुल होंगे आपके बच्चे। तो ये 9th और 10th में अगर आप देखते हो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, तो वहां फिजिक्स के 9 चैप्टर्स है, 5th में 9th में 5 और 10th में 4। तो आप सोचिए ये 34 का बेस 9 में बन सकता है क्या? और अगर नंबर ऑफ पेजेस का वॉल्यूम देखेंगे आप, इट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। जो मैंने शुरू में बात कही थी कि लाखों लोग 10th में सफल हो रहे हैं, लेकिन उसमें हार्डली 10% लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो रहे हैं। उसमें का एक प्रमुख कारण बिग गैप इन सिलेबस, दूसरा कारण कॉम्पिटिटिव अप्रोच में बोल चुका हूं। तो हमने ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर में क्या किया, हमने ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर में 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में हर साल थोड़ा 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 एक्स्ट्रा हम पढ़ाते हैं स्कूल सिलेबस के अलावा। स्कूल सिलेबस बेसिक है, उसको मिस नहीं कर सकते। स्कूल का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, वो करना ही होगा। सिर्फ उसको हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सहारा लेकर एक्स्ट्रा वाला पार्ट जोड़ दिया और बच्चों का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करने में हमने काम किया। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्कूल लेवल के ऊपर है, उनके बारे में का एक पॉइंट जो मैं स्पेशली अलग रखा हूं, पहले पॉइंट से मैंने जोड़ा नहीं उसको, वो पॉइंट तो आपने समझ के लेना बहुत आवश्यक है। स्कूल एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के, बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में का एक फर्क मैंने आपको बताया, रट्टम पट्टी और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। दूसरा फर्क, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के जो आंसर्स लिखने हैं ये अधिकतर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बड़ा अधिकतर। नो डाउट अब गवर्नमेंट चेंजेस ला रही है, इवन बोर्ड एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हार्डली 20 से 25% क्वेश्चन, मैं अगेन स्कूल लेवल की बात कर रहा हूं अभी, और कॉलेज लेवल पे तो इससे ज्यादा परसेंटेज है, हार्डली 20 से 25% क्वेश्चन नॉलेज बेस हो गए। 75% क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड। आज बच्चों को सिर्फ नॉलेज देने के लिए टीचर्स नहीं चाहिए, नॉलेज एक क्लिक पे गूगल पे अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। आज बच्चों को अगर हमको कोई चीज की मदद करना है तो वो नॉलेज को अप्लाई करने की आदत लगाना, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं, और ये नॉलेज को यूज करने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट अपन अभी कोविड-19 पर 1 मिनट बात करेंगे। मैंने कल मराठवाड़ा के प्रसिद्ध डॉक्टर अजीत भागवत सर की एक फॉरवर्डेड पोस्ट पढ़ी। कोविड-19 का सामना करने के लिए उन्होंने 4 बातें कही थी उसमें की, और उसमें की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ने बताए हुए गाइडलाइंस, भाई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इसके अलावा अगर कोई बात है तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बराबर है, आज हम कई लोग ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। आज हम लोगों पे ये नौबत क्यों आई मेडिसिन लेने की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? अगर हम ये सूत्र, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ये आदत बच्चों को बचपन से लगा देते थे तो आज ये कोरोना संकट शायद 2 महीने में, 1 महीने में खत्म हो जाता था। कैसे? हम पहली, दूसरी, तीसरी में बच्चों को पढ़ाते हैं डूइंग एक्सरसाइज इज अ गुड हैबिट, व्यायाम करने ही चांगली सवय है। सिखाते क्या नहीं सिखाते? हम लोग सिखाते हैं ना। लेकिन आज भी 10%, बहुत बड़ा आंकड़ा बोल दिया मैंने, कि जो लोग व्यायाम करते हैं। जरा सोचो, ये हमारे स्टूडेंट आप जिस किसी एज में है, आज से अगर हम उनको ये आदत लगा देते हैं कि बाबा जिंदगी की जीने की स्पर्धा हो, चाहे परीक्षा की स्पर्धा हो, आई मीन इट, जिंदगी जीने की स्पर्धा हो, चाहे परीक्षा वाली स्पर्धा हो, सक्सेसफुल अगर आपको होना है
तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। और फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस अगर चाहिए तो आपको एक ही पर्याय है, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन। ये जो चीज हमारे पूर्वज भी हमको बताते आए, हम बच्चों को किताब में पढ़ा भी रहे हैं, बच्चे यूज भी कर रहे हैं, लेकिन यूज कहां कर रहे हैं? मार्क्स लाने के लिए। माँ बाप यूज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, कहां? मार्क्स लाने के लिए। इतनी छोटी सी बात है, जो पहली से लेके 10वीं का जो सिलेबस है, बालवाड़ी का 10वीं तक का, उसमें की 10% चीजें भी अगर डे टू डे लाइफ में हम यूज करने की आदत लगा दे बच्चों को, तो कभी भी इनको जीने की स्पर्धा में प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी भी इनको लाइफ में सफल होने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान से सुनो। और ये जो आपको मालूम है वही मैंने अलग रूप में कहा हूं मैं। तो आज तो कोरोना है, कल भविष्य में हजारों लाखों संकट आएंगे, तो कम से कम हम आज से तो काम कर रहे हैं। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को यूज करने की आदत लगाना, इसके लिए ये एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, धारणा के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत उपयुक्त है। मैंने अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लिस्ट आपको, ये जो लिस्ट है अभी आप, मैं आई विल स्किप क्योंकि समय बहुत कम है अपने पास, तो ये मैं आपको मेल कर दूंगा। जो हेल्पलाइन नंबर मैं आपसे शेयर करूंगा, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपना खुद का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके बच्चों का नाम और वो कौन से क्लास में है, अगर आप ये उस हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर देते हैं और ईमेल आईडी के साथ, तो हम परमानेंटली आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। और आपको हम, जब तक आपके बच्चे लाइफ में सेटल नहीं होते, आपको जो भी मार्गदर्शन लगेगा, इंफॉर्मेशन लगेंगी, हम वो देते रहेंगे। और आपको अगर इवन डीएफसी ज्वाइन भी करना है आपके बच्चे के लिए, तो आप उसमें मेंशन कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे बैचेस के लिए। अब करियर के एंगल से स्कूल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या रोल प्ले करती है? ये जितनी भी एग्जाम्स आपके लेफ्ट में है, ये स्कूल लेवल की एग्जाम्स है, और ये राइट में है, ये करियर वाली एग्जाम है। आपको इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी से चाहो चाहे एनआईटी से हो, जेडब्ल्यू देना पड़ेगा। आपको मेडिकल एमबीबीएस करना है, आपको नीट देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के बाकी कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है, सीईटी देना पड़ेगा। अब कॉमर्स में जा रहे, सीए करना है, सीए फाउंडेशन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगी, फिर इंटरमीडिएट और फ्री ग्रुप्स देना पड़ेंगे। आपको एमबीए करना है तो आपको कैट में तो सीईटी देना पड़ेगा। प्रशासकीय सेवा में जाना है, यूपीएससी एमपीसी देना पड़ेगा। इवन बैंक में क्लर्क भी बनना है, ऑफिसर तो दूर की बात है, तो भी एंट्रेंस एग्जाम दिए बिना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए बिना आपके बच्चों का करियर शुरू नहीं हो सकता है। और उसकी आदतें, उसमें वहां सफल होने के लिए आदतें आप लगाइए स्कूल लेवल से। स्कूल लेवल की लेफ्ट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चों को देनी चाहिए। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सफलता का, क्योंकि डीएफसी जो जानी जाती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलाने के लिए एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है, बराबर है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ाई के एंगल से बात कर रहा हूं मैं। पहला पॉइंट तो आपको मैंने बोल दिया, फिटनेस, राइट। दूसरा पॉइंट, अगेन नॉन एकेडमिक पॉइंट, और फिर एकेडमिक पे आता हूं मैं। नॉन एकेडमिक दूसरा पॉइंट है थॉट प्रोसेस बिल्टअप। थॉट प्रोसेस बिल्टअप ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट कैसा है कि हमारी जो कार्य क्षमता है, हमारी जो एफिशिएंसी है, आज उस एफिशिएंसी का बहुत कम प्रमाण पर बच्चे भी और हम बड़े भी यूज कर रहे हैं। अधिकतर जगह पर बच्चे और बड़े एक प्रॉब्लम्स के साथ ग्रस्त है। वो मुझे टीचर ने डांटा ही क्यों, माझ्या साहेबांनी मला झापलंच का, मम्मी ने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, मेरा मन कितना दुखी हो गया, माझं अपमान केलं त्या साहेबांनी सगळ्या लोकांच्या समोर, मॅडमनी वर्गात माझी चूक नसताना मला झापलं। हाँ, ये जो खरगटे ख्याल है ना, ये दिन भर दिमाग में घूमते रहते हैं और हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। मैं एक ही मिनट पे इस पे बात कर रहा हूं, ये आज का विषय नहीं है मेरा, लेकिन ये पढ़ाई से जुड़ा हुआ, एफिशिएंसी से जुड़ा वाला है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगा, बराबर है। और ये सिर्फ विचार है, ये तकलीफ देने वाले विचार है, इससे ऊपर कुछ ताकत नहीं है विचारों की। हमने उनको आमंत्रण दिया है तकलीफ देने के लिए। अब आप बोलेंगे सर हमने करना क्या, ये तो आ ही जाता है मन में, आ जाता है ना,
उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज रास्ते से एक आदमी जा रहा है, उसकी आधी पैंट फटे वाली है, आधी दाढ़ी है, आधी नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, शर्ट की एक भाई फटे वाली है, एक बहुत अच्छी है, उस व्हाइट कलर पे बीच में ब्लू धब्बा है बीच में, और ये आदमी ने बोला तुम भी पागल आदमी। उस बात का असर होता क्या आपके मन पे? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप मन में सोच लेते हो कि वो आदमी ही पागल है, कहां उसकी बातों को ध्यान देते हैं। राइट? अब वही सिचुएशन बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं। मैं टीचर्स आपके एंगल से दूसरे एग्जांपल दे सकता हूं, मैं शायद बच्चे भी आपसे जुड़े हैं इसलिए मैं बच्चों के लिए एग्जांपल देता हूं पहले यहां पर। सपोज बच्चे क्लास में बैठे हैं और टीचर ने डांट दिया है, और बच्चे को लग रहा है कि माझी चूक नसताना मॅडमनी मला झापलं, माझा अपमान झाला. अहो, अपमान झाला म्हणजे काय, डोकं फुटलं का? अपमान झाला म्हणजे रक्तबंबाळ झालं का तुम्ही? अपमान झाला म्हणजे काय हाताची हड्डी तुटली का? नहीं, ये एक सिर्फ ख्याल है कि मेरा इंसल्ट हो गया। लेकिन ख्याल कितना खतरनाक है कि हम जब पढ़ाई करने बैठेंगे या अगले लेक्चर्स के अंदर भी वो ख्याल हमको कंसंट्रेट करने नहीं देता क्लास में, और हमारी डिफिकल्टी की लिस्ट बढ़ जाती है। तो इसको रिप्लेस कैसा करना है? स्टूडेंट ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये सोचो मेरी गलती थी क्या? अगर गलती है तो खुद को समझा दो, ठीक है भाई हो गई, आगे से नहीं करूंगा। इसके आगे उस ख्याल को अपने मन को छूने नहीं देना, नंबर 1। नंबर 2, अगर गलती आपकी नहीं है, मतलब गलती किसकी है? झापने वाले सर की या मैडम की है। बराबर है? एकदम क्लियर है। वो शायद उस परिस्थिति में पूरा एनालिसिस नहीं कर सके, लेकिन वो डांट दिए। ऐसे समय पे उनके गलती की सजा आपने भुगतना चाहिए क्या? नहीं। तो सजा नहीं भुगतने के लिए क्या करना है? एक छोटा सा ख्याल मन में ला लो, आज सर बायको सोबत भांडण करून आले वाटतं, आणि तो राग आपल्यावर काढतायत, किंवा बाईंचं आज सरांसोबत घरी भांडण झालं आणि ते राग त्यांनी आपल्यावर काढलं. मनावर घ्यायचं नाही. उद्या परत तेच बाई तेच सर चांगलं शिकवणार, अडचणी ते सोडून देणार. 2 दिन के बाद झगड़ा होता ना, अपन जाके बोलते वही मम्मी पापा 2 दिन जिनसे अपन ने बात बंद की, उनसे झगड़ा होने के बाद 2 दिन पे सड़ जाता झगड़ा. लेकिन वो 2 दिन जो वेस्ट हो गए खरगटे ख्याल में, मी तुमचाच आहे का, मग तुम्ही माझ्याशी असं कसं वागू राहता, कसं वागता माझ्याशी, ये जो खरगटे ख्याल में 2 दिन 3 दिन चले गए वापस आ सकते क्या? नहीं. तो वहीं पर उसको डिलीट करना है वो थॉट को। बस मेरी गलती नहीं है, उनका कुछ स्टेट ऑफ माइंड बिगड़े वाला है, वो भी किसी अलग दूसरी चीज का इंपैक्ट होगा। तो अगर आप ये आर्ट सीख लेते हो, ये आर्ट सीखना आसान है, बराबर है। कुछ किताबें अच्छी पढ़ना पड़ेगी। लुइस हे की एक किताब है यू कैन हील योर लाइफ। आप जब उस हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर देंगे, हम आपको बुक का नाम, ऑथर का नाम सब भेज देंगे। डोंट वरी, यू कैन हील योर लाइफ में बुक 2-3 अच्छे बुक्स है जो पढ़ने पर वो किताब का एक ही अच्छा पॉइंट में शेयर करता हूं और एकेडमिक फ्रंट पे आता हूं। एवरीथिंग वी डील विथ इज अ थॉट एंड थॉट्स कैन बी चेंज्ड। अगर आपने ये बात मन में ठान ली तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम लोग एकेडमिक स्टेप्स की तरफ बात करते हैं। अपना समय हो चुका है, लेकिन जैसे कि मैंने मेंशन किया था, मुझे एक 10 मिनट और लगेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है अभी, कि पढ़ाई हो गई मतलब क्या हो गया। आज बच्चों का और माँ बाप का एक ही झगड़ा है कि बच्चे बोलते हैं हम कितना भी पढ़ाई करो, माँ बाप का पेट भरता ही नहीं। माँ बाप बोलते सर हमने उसको ये स्कूल में डाला, वो क्लास लगाया, इतना पैसा खर्चा करता, वो टाइम पास ही बहुत करता, वो मोबाइल ही बहुत खेलता, पढ़ाई कम करता। एक बात आप ध्यान से समझ लो, कोई भी चीज कम है या ज्यादा है, ये जब हम बोलते हैं तो पहला प्रश्न है हम उसको मेजर कर सकते हैं क्या? विवेक सावंत सरांचे काही आर्टिकल्स पब्लिश झाले लोकमत मध्ये मागच्या 15 दिवसांमध्ये, त्याच्याही कटिंग्स मी आपल्या सर्वांना पाठवतो। शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक टीचरने, प्रत्येक एज्युकेशन ऑफिसरने, प्रत्येक शिक्षिकेने, प्रिन्सिपलने ते वाचलेच पाहिजे असे आर्टिकल है सावंत सरांचे। तेही मी शेयर करेल तुम्हाला, काळजी करू नका। उसमें उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें बताई है आर्टिकल के अंदर। तो
कोई टेंजिबल अगर है, टेंजिबल मतलब मेजरेबल है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। और बहुत किया, कम किया, ये मेजरेबल नहीं, इनको इंटेंजिबल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इन चीजों को मेजरेबल कर सकते हैं क्या? यस, मेजरेबल कर सकते हैं। मेजरेबल करने के लिए डीएफसी ने एक चार्ट डेवलप किया है मेजरेबल करने के लिए। वो चार्ट मतलब इनडायरेक्टली पढ़ाई करने की स्टेप्स, वो चार्ट मतलब मेरी पढ़ाई हुई क्या नहीं हुई इसको मालूम करने की स्टेप्स है, राइट। मैं वो चार्ट के ऊपर एक 2 ही मिनट में नजर घुमा रहा हूं। चार्ट में ये भले आपको अभी दिखे नहीं दिखे उतना क्लैरिटी के साथ में, वो चार्ट आपको दिखे नहीं दिखे उतने क्लैरिटी के साथ में, यहां पर हमने क्या किया, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द चैप्टर, साल भर जिन चैप्टर्स की बच्चे को पढ़ाई करना है वो चैप्टर्स के नाम आ जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद सेकंड कॉलम, अब ये चार्ट हमने बनाया डीएफसी के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, इसलिए यहां लिखा है टॉट इन डीएफसी। आप आपके स्कूल के लिए यूज कर सकते हैं, वहां लिख देंगे टॉट इन स्कूल, बराबर है। तो भाई पहली बात टीचर ने सिखाया क्या, फर्स्ट स्टेप टीचर ने पढ़ाना चाहिए, सिखाया क्या, टिक कर दिया बच्चे ने। दूसरी स्टेप, सिखाया हुआ मुझे समझा या नहीं समझा वो मालूम करने के लिए दूसरी स्टेप से रीडिंग। रीडिंग कहां से करना है, स्कूल के टेक्स्ट बुक से, रेफरेंस बुक से, और डीएफसी में बच्चे डीएफसी के नोट्स में से भी करते हैं। तीसरा बात, ये रीडिंग करते समय डाउट्स की लिस्ट बनाना और डाउट सॉल्व करके लेना। चौथी बात, ये कहां से मैंने सॉल्व करना है एमसीक्यूज, उसका सोर्स, कितने एमसीक्यूज सॉल्व किए, राइट, उसमें से कितने राइट आए, कितने रॉन्ग आए, वो डाउट सॉल्व करके लिए क्या, ये सारे पढ़ाई करने के स्टेप्स है। आपको सिर्फ टिक करना है, डेट डालना है, टिक करना है, डेट डालना है। अगर ये सारे स्टेप्स कर दिए तो बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई। ये सारे स्टेप्स में से कोई स्टेप गायब है तो बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, बराबर है। तो ये आप मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अगर समझो गलती से बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई फिर भी उसने टिक कर दिया, तो इसके बाद में का हथियार क्या है, टेस्ट, राइट। जैसा डीएफसी ने क्या किया, अभी एक हथियार बोलकर पेरेंट्स को हमारा हमने एक मोबाइल ऐप दे दिया कि बच्चे ने बोला कि देखो पापा सारे स्टेप्स हो गए, वेरी गुड बेटा, चले ऐप पे टेस्ट दे और मालूम कर तेरे को कितना उसमें से तू यूज कर सकता और कितना ही सही है, गलत नहीं है। बच्चों को विश्वास, बच्चों पे हमने विश्वास रखना ही चाहिए। बात सही गलत की नहीं है, बात सही गलत की नहीं है, विश्वास करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें परीक्षा दिए बाद मालूम पड़ता कि यार मैं ये नॉलेज को यूज नहीं कर सका। तो ये सारे स्टेप्स इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं और एक बार आपके सामने ये स्टेप्स की लिस्ट बताता हूँ आपको मैं, राइट। मैंने पहले भी ये लिस्ट लाई थी स्टेप्स की, ये लिस्ट बताता हूँ आपको मैं, ये मैं मेल भी कर दूंगा आपको, राइट। तो ये लिस्ट क्या थी, अटेंडिंग द लेक्चर्स, रीडिंग फ्रॉम स्कूल टेक्स्ट बुक, रीडिंग फ्रॉम रेफरेंस बुक, डाउट्स की लिस्ट बनाकर डाउट्स क्लियर करके लेना, सॉल्विंग क्वेश्चंस, डाउट अगेन एमसीक्यू सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, डाउट्स क्लियरेंस। अगर आपको स्कूल एग्जाम के मार्क्स चाहिए तो स्कूल एग्जाम के पैटर्न पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, और करेक्टिव एक्शन प्लान, राइट। अब ये आज के मुझे सारे पॉइंट्स आपको बताना था। आज भी समाज में एक मिसकॉन्सेप्ट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई किए तो बोर्ड में मार्क्स कम आते या स्कूल एग्जाम में मार्क्स कम आते, बराबर है। तो मैं आपके साथ ये सिर्फ डिस्प्रूव करने के लिए डीएफसी के कुछ रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, डीएफसी के कुछ रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। ये रिजल्ट्स में एक सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट है, राइट। आप ध्यान से देखना इस रिजल्ट को, राइट। ये रिजल्ट क्या है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10th स्टैंडर्ड के लिए एनटीएससी का एग्जामिनेशन रखा है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, 10वीं में, बराबर है। अब 10वीं में आधे से लोग तो एग्जाम ही देते नहीं है का, 10वी म्हणजे बोर्ड, बराबर है। राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका पैटर्न और करियर के बाकी एग्जाम्स का पैटर्न सरीका है। ये 2 लेवल पे होती है, स्टेट और नेशनल। तो नेशनल लेवल होने के बाद में ये डीएफसी के 26 बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट ईयर नेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये पूरे महाराष्ट्र का हाईएस्ट रिजल्ट है। कोई भी संस्था से क्लासरूम प्रोग्राम के माध्यम से कहीं से भी 26 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, ये हाईएस्ट रिजल्ट है। बड़े मुश्किल से 1 या 2 लोगों को नेशनल अवार्ड मिलता था इस मराठवाड़ा रीजन में, राइट।
हर डिस्ट्रिक्ट में। आज आपको बता दूं मैं, ये राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा में औरंगाबाद रीजन ये पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 है पिछले 5 वर्षों से लगातार। अभी तक हमारी फिजिकल बाउंड्रीज बनी हुई थी, हमारा कार्य क्षेत्र औरंगाबाद और जालना जिला था, प्लस समर वैकेशन में एक 5-25 बच्चे मराठवाड़ा, विदर्भ, बॉम्बे, पुणे से आ जाते थे। लेकिन ये ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है, आज हमारे पास कई बॉम्बे, पुणे, नागपुर, यवतमाल, वर्धा से भी टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जुड़ गए हैं। और इस साल हमारा टारगेट है, देखो कोरोना के चलते थोड़े प्रॉब्लम्स बढ़े, एग्जाम्स आगे पीछे होंगे, बराबर है, वो चलते हुए हमारा टारगेट है पूरा महाराष्ट्र देश में नंबर 1 आएगा। ये महाराष्ट्र की लड़ाई है, पूरा महाराष्ट्र हमारा देश में नंबर आएगा। आप जस्ट देखिए, ये जो नेशनल अवार्डीज है, इनके ये 10th के बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज है 99, 97, 92, 96, 96.2। ये क्या कर रहे थे डीएफसी में? एनटीएससी की तैयारी कर रहे थे, एनटीएससी की तैयारी कर रहे थे। ये एनटीएससी की तैयारी करते करते आज हमारे पास बोर्ड एग्जाम में भी 150 से ज्यादा बच्चों को 90% के ऊपर मार्क्स मिले हैं। तो जब हम कॉम्पिटिटिव पैटर्न पर पढ़ाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली बोर्ड एग्जाम के अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन सिर्फ बोर्ड के लिए काम करने पर अपने पास वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच डेवलप होता नहीं। मैं अगले 2 मिनट में कुछ यूनिक सिस्टम्स जो डीएफसी ने डेवलप किए अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बता रहा हूं। अगर आपको संभव रहा तो आप अपने स्कूल के प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे सिस्टम्स भी डेवलप कर सकते हैं। उन यूनिक सिस्टम्स में सबसे पहले आता है हेल्पलाइन सिस्टम। सब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, ये बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 2, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 6, सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2। ये पैटर्न की वजह से क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय जाने अनजाने में वो पहले प्रार्थना करते भगवान से इस पे परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आए, फिर आ भी गया तो चलो हम उसको ऑप्शन में डाल देंगे। तो बच्चों को ऑप्शन में डालने की आदत लग जाती है वहां पर। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और एमसीक्यू एक एक लाइन, एक एक वर्ड पे बनता है। तो आप यहां पर कोई भी चीज ऑप्शन में डालने का सोच ही नहीं सकते। मतलब क्या, जो चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो आपको करा के लेना पड़ेगा, आपको डाउट्स पूछना पड़ेगा। सभी स्कूल के टीचर्स अच्छे हैं, सभी कॉलेज कोचिंग क्लास के टीचर्स अच्छे हैं, सभी लोग उनको बोलते हैं हाँ भाई आप डाउट पूछो। लेकिन आज जितना मेरा 32 वर्षों का अनुभव है, 100 में बड़े मुश्किल से एक बच्चा डाउट पूछता है। हाँ, लेकिन आज ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारा अनुभव चेंज हो गया है। शायद बच्चों को डर नहीं, अपने दोस्त क्लास में नहीं हंसेंगे नहीं, आज ऑनलाइन क्लासरूम में 60 लोगों में 10 से 15 लोग डाउट पूछ रहे हैं। तो ऑनलाइन के बाकी ड्रॉबैक्स होने के बावजूद ऑनलाइन के कुछ मेरिट्स भी है, बराबर है। और वो मेरिट में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में जब मैं देखता हूं कि भाई बच्चे आज डाउट्स पूछना शुरू हो गए। बच्चों की हम जो पैटर्न हमने ऑनलाइन का डेवलप किया है उसमें बच्चों को हम इन्वॉल्व करके ले रहे हैं और बच्चे भी डाउट्स पूछ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, सफलता की बात है। तो इसके अलावा हमने एक हेल्पलाइन सिस्टम डेवलप की कि भाई चलो आपको डर लगता है पूछने के लिए, आप सिंपली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर एक एसएमएस कर दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और टीचर्स का पर्सनल टाइम बच्चों को देते सॉल्व करते हैं। अब ये डाउट सॉल्विंग की सिस्टम हम स्कूल कॉलेज में भी यूज कर सकते हैं। हमने सिर्फ बच्चों का 3-4 बच्चों का एक ग्रुप बना के देना है। मैंने शुरू में भी कहा था, जो आरएचवी के अंदर राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय में मेरे साथ हुआ, सबसे पहले मुझे अभ्यास की जो रुचि निर्माण हुई वो कब हुई, जब मैं मेरे दोस्तों को पढ़ाना लग गया। खुद को पढ़ना है, मार्क्स लाना है बोल के मुझे उतना मजा नहीं आता था, लेकिन मेरे दोस्त को मुझे पढ़ा के देना है ये सोचकर मैं बहुत पढ़ाई करके उनको पढ़ाता था और उसी में मेरा पढ़ाई में का इंटरेस्ट डेवलप हो गया। द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीचिंग। तो हम बच्चों को एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हम प्रमोट कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी चार्ट जिसकी कॉपी मैं आपको दूंगा, समय कम था इसलिए मैं चार्ट के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बता नहीं पाया। तीसरा, मोबाइल एप्लीकेशन है खुद का टेस्टिंग का। हाँ, ये एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, मैंने मैसेज में एक चीज लिखा था कि टीचर लोगों के प्रॉब्लम्स कम होंगे
आज के प्रेजेंटेशन के बाद। वो पार्ट यहाँ आता है मैं प्रमोशन ऑफ सेल्फ कंपटीशन करके। आज सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, जब रिजल्ट लेने के लिए पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, वो खुद के बच्चे के मार्क्स पूछने के बाद अधिकतर लोग सवाल क्या करते हैं, क्लास में टॉपर को कितने हैं, फिर मेरा बच्चा उससे कम है क्या। मतलब दे हैव अ हैबिट ऑफ कंपेयरिंग देयर चाइल्ड विथ अदर्स, बराबर है, और फिर रैंक के पीछे भागते हैं वो, बराबर है। स्कूल लेवल पर ये बहुत घातक है, मैं जानता हूं। फिर स्कूल लेवल पर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एक आदत लगाना है हमको, जहां है वहां से आगे जाने की आदत लगाना, इसको बोलते हैं सेल्फ कंपटीशन। कैसे बेटा, पहले यूनिट टेस्ट में आपका रैंक भले ही 150 होगा, आपको भले ही 45% मार्क्स मिले होंगे, चिंता मत करो। अगले टेस्ट में सिर्फ आप इतनी कोशिश करो कि आप 47-48 तक पहुंचो, जहां है वहां से आगे जाओ। अरे भाई 5वीं 6वीं 7वीं में अगर आप ये शुरू करते हो ऐसा करना, 8वीं में शुरू करते हो, तो बाय द टाइम बच्चा 10 पहुंचेगा 45 से 48, 52, 62, 61, 71, 74 करते करते जाएगा 90 तक। आज ही 90 का 88 क्यों? आज होता क्या है, वर्गात तुझा पहिल्या 5 मध्ये आलाच पाहिजे, वो नीचे के 5 में है, वो आपके खुशी के लिए आपको हाँ बोल देगा, त्याला येतं तर तुला कसं येत नाही, तुला काय कमी आहे, तुझा आई बाप शिक्षक आहे, तुला एवढे पुस्तक दिले, तुझी शाळा चांगली आहे, तुला एवढं चांगलं कॉलेज लावून दिलं। भाई उसके मन में से आना चाहिए ना, उसके मन में से क्या आ सकता है इजीली, बेटा 52 है ना, चल तू 55 पे जा, बराबर है। इसको बोलते सेल्फ कंपटीशन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पेरेंट्स का आता है, वो नहीं मानते हैं, तो वहां पर एक सोल्यूशन देता हूं। ये सोल्यूशन मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे दिया, बोले सर आप मेरे घर पे फोन कर सकते क्या, आपने पेरेंट्स की मीटिंग ली ना, तो मीटिंग में जरूर आओ बोलना सब लोगों को, और उसमें एक बात आपने बोलना। एक स्टूडेंट ने बोलना मेरा नाम मत बोलना, मेरी हाथ खराब हो जाएंगी। वहां पर बोलो, अगर बच्चे ने अपने पप्पा को पूछ लिया, पप्पा अंबानींची कमाई किती आहे, पप्पा राहुल बजाजची कमाई किती आहे, तुमची तेवढी होऊ शकत नाही का, तुमच्याकडे पण डोळे हात आहे, पाय आहे, डोकं आहे, सगळं आहे तुमच्याकडे, काय नाही तुमच्याकडे पप्पा, तुमची कमाई तेवढी होऊ शकत नाही का। आई निर्मला सीतारामन आपली देशाची एवढी मोठी मिनिस्टर आहे, तिच्यासारखं तू भाषण देऊ शकत नाही का, तिच्यासारखं तू घर आणि ते बैलेंस करू शकत नहीं का। अगर बच्चों ने माँ बाप को कंपेयर करना अगर चालू कर दिया दूसरों से, तो हालत बहुत खराब हो जाएगी, राइट। तो आप ये आपके पेरेंट्स मीटिंग के अंदर प्रोपोगेट कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, हम सारे बच्चों को क्लास के वो अ ब क ड फ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये जो कई स्कूल्स में डिविजन्स होता है ना, खूब होशियार 85 वाले 90, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा होशियार है, उसको सिर्फ चाहिए मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन मिल सकता है सेल्फ कंपटीशन को प्रमोट करके। हमारे पास और भी कई एक्टिविटीज है, नीड बेस्ड सपोर्ट, ये सारी चीजें हम करते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, जो टीचर्स के लिए हमने अभी डेवलप किया है, टीचर्स के लिए अलग से डेवलप किया है, डीएफसी का एक हेल्पलाइन नंबर। एक 2 मिनट लगेंगे मुझे थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए। ये डीएफसी का, छोड़ दो, ये शेयर करो, ठीक है, फिर ये कट करना है मुझे। मैं डीएफसी का जो स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए एक स्पेशल नंबर मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर 9822039630, ये और ऊपर का जो नंबर आएगा अभी आपको दिखेगा, 1 मिनट मैंने, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस किए हमने आज के मीटिंग के पहले, तो वो चीज हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला जो नंबर है 9225318727, ये हमारा कॉमन नंबर है पूरे इंडिया के लिए, हेल्पलाइन नंबर, स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर सभी के लिए। लेकिन उसके नीचे ये जो नंबर है 9822039630,
मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या आप इसको लिख ले, आप इसको लिख ले, क्योंकि ये जो नीचे का नंबर है ये हमने स्पेशली स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास, एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हेल्पलाइन बोलकर डेवलप किया है। आप अगर आपका और आपके बच्चों की डिटेल्स इस नंबर पे मैसेज कर देते हैं, एसएमएस, बच्चों का नाम, क्लास, उनका क्लास कौन सा है, तो उनसे जुड़े वाली जितनी भी बातें हैं वो सब हम आपको शेयर कर देंगे। स्टडी मटेरियल, रेफरेंस बुक कौन सी यूज करना है, एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम का अलर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, इस नीचे वाले नंबर पर आप सिर्फ एसएमएस करें, अपना खुद का नाम लिखें, आप जिस स्कूल को बिलोंग करते स्कूल का नाम लिखे, नीचे आपके बच्चों का नाम लिखे। अगर आपके बच्चे आज 11वीं 12वीं के लेवल पर है, उनको वहां आईआईटी, नीट, सीईटी कहीं पर हेल्प चाहिए, आप बोलिए मैं। और एक, अगर आपके बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पर है, उनको जॉब का प्रॉब्लम है, आप शेयर कीजिए, उनके हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम है, आप शेयर कीजिए। मैं बस लास्ट 1 मिनट ले रहा हूं अभी। ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर ने हाल ही में 2 और नए सेगमेंट्स में हमने एंट्री की है, जिसकी 2 साल से तैयारी पूरी हो गई थी, तो आप उसको नया सेगमेंट बोलकर ना लेना। नंबर 1, वी हैव एंटर्ड इनटू कॉमर्स। अब हमारे पास 11वीं 12वीं कॉमर्स विथ सीए फाउंडेशन, विथ क्लैट, विथ यूपीएससी, एमपीएससी, ये सारी तैयारी यहाँ पर होने वाली है। और इसके साथ साथ आईआईटी, नीट, सीईटी, आर्किटेक्चर, एनडीए, ये तो पहले से होता है। और मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जिसका लॉन्चिंग 8 दिनों में है, 10वी नंतर 5 वर्षात यूपीएससी। प्रशासकीय सेवा में कई लोगों का एक सपना होता है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, आईआरएस बनने का। हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है, उम्र के 21 या 22वें साल में ही वो प्रशासकीय अधिकारी बन जाना चाहिए। वो 5 साल का प्रोग्राम है। पहले 2 साल रिगरस ट्रेनिंग है, हर चीजों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूपीएससी, एमपीएससी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगले 3 साल कंपल्सरीली अर्न एंड लर्न का पैटर्न है। ये जो हथियार जिसकी मैं बार बार रेफरेंस दे रहा था आपको कि टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ये टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग को हथियार बनाकर हम अर्न एंड लर्न के तरीके से बच्चों को टीचिंग सिखाकर उनकी यूपीएससी, एमपीएससी की तैयारी करके लेंगे। हमारा प्राथमिक गोल है उनका यूपीएससी, एमपीएससी का रिजल्ट पहले ही अटेम्प्ट में उनको जो भी चाहिए वो आ जाए। उसके साथ साथ माँ बाप के मन में जो डर होता है, जर चुकून नाही झालं तर, जर चुकून इंटरव्यूत गेला तर, जो भी नकारात्मक भावनाएं मन में है, वहां प्लान बी अपने पास होना चाहिए। छिछोरे पिक्चर भी आपने देखा होगा, प्लान बी का इंपॉर्टेंस है, वो बोलकर बताकर नहीं, मन में होना चाहिए। तो प्लान बी के एंगल से मैं आपको बताता हूं, जो हम अर्न एंड लर्न के तरीके से बच्चों को डेवलप करने वाले हैं, उसमें उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। उन्होंने अच्छा साथ दिया, एक्सप्लेनेशन एबिलिटी डेवलप होंगी। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एक्सप्लेनेशन एबिलिटी है, विपरीत परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की फीचर है, जो एनडीए में जो एसएसबी कंपोनेंट है, भले आपके बच्चे को डिफेंस में जाना हो चाहे ना हो, एनडीए का जो एसएसबी कंपोनेंट है, इट इज अ ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। तो ये 5 साल में हम उस पैटर्न पर बच्चों को डेवलप करने वाले हैं। 5 साल के बाद बच्चा किसी भी सेक्टर में अगर गया, सिविल सर्विसेज में जाने का मन चेंज भी हो गया, कहीं और भी जाना है, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा, इतना मैं आपको जरूर कहता हूं। संचालिका शीतल काबरा मैडम और 88 लोगों की ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर की टीम की ओर से मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारे पास जो 5वीं से लेके 12वीं अभी यूपीएससी, एमपीएससी और जो क्लैट, लॉ के लिए क्लैट, और जो आईआईटी, नीट, सीईटी, आर्किटेक्चर की जो तैयारी होती है, राइट, वो काफी अच्छी तरह से हम बच्चों को अपना बच्चा समझकर करा के लेते हैं। अगर आपने आपके बच्चों की जिम्मेदारी हम पर दी और हमारे सिस्टम को फॉलो किया, तो 100% डिजायर्ड सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और हमारा मोटो ही है, बच्चों का बचपन नहीं छीनते हुए उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के लिए सक्षम बनाना। आप सभी लोगों से
मैं और एक बार अनुरोध करता हूं कि आप हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट कर ले। इस हेल्पलाइन नंबर जो टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर है, वो रेगुलर हेल्पलाइन नंबर है, वो उस पर सिर्फ और सिर्फ आप एक एसएमएस दें। आने वाले 8 दिन से आगे आपको हमारे साइड से बहुत अच्छे अच्छे सर्विसेज जो समाज हित में है, आपके व्यक्तिगत हित में, समाज के हित में, ऐसा सहकार्य डीएफसी की ओर से आपको मिलेगा। आप सभी को आपके बच्चों के करियर के लिए ढेर सारी शुभकामना। आप सभी को अपने स्कूल के बच्चों का उत्तम करियर बनाने के लिए ढेर सारी शुभकामना। और आप डीएफसी के लिए जो भी आप डीएफसी से अपेक्षा है आपकी कि हमने आपको हेल्प करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, कटिबद्ध हूं। धन्यवाद।